अनुराग की पहली नॉवेल का नाम था काला साया। जब अनुराग ने चित्रा को ये टाइटल बताया तो चित्रा को कुछ समझ ही नहीं आया कि अनुराग ने अपनी नॉवेल का नाम काला साया क्यों रखा था। पर जब अनुराग ने उसे कहानी के बारे में बताया तब जाकर चित्रा को पता चला कि अनुराग ने अपनी नॉवेल को एकदम सही नाम दिया था। जितना खुश चित्रा कहानी सुनकर नहीं हुई थी, उससे ज्यादा खुश वो इस बात से हुई थी कि अनुराग ने अपनी नॉवेल कंप्लीट कर ली है और अब अनुराग अपने राइटिंग के करियर में पहला कदम रखने वाला है। वो अपने करियर की शुरुआत करने वाला है। पर अनुराग के लिए राइटिंग करियर में कदम रखना इतना भी आसान नहीं था। अभी तो उसने बस नॉवेल लिखकर खत्म करी थी, उसे पब्लिश कराना अभी बाकी था। एक लेखक के लिए जितना आसान होता है एक नॉवेल लिखना, उससे कहीं ज्यादा कठिन होता है उस नॉवेल को पब्लिश कराना। नॉवेल कंप्लीट करने के बाद अनुराग उस नॉवेल को पब्लिश कराने के लिए पब्लिशर ढूंढने लग गया। उसकी नजर में जितने जाने माने ट्रेडिशनल पब्लिशिंग हाउस थे, उसने उन सारों की एक लिस्ट निकाली और बारी बारी उन सभी पब्लिशिंग हाउस के पतों पर अपनी नॉवेल का ड्राफ्ट भेजने लग गया और इंतजार करने लग गया उन पब्लिशिंग हाउस से जवाब आने का। उसे उम्मीद थी कि एक हफ्ते के अंदर ही कोई ना कोई जवाब आ जाएगा, पर उसकी ये उम्मीद गलत साबित हुई क्योंकि 10 दिन से ज्यादा हो गया था और अब तक किसी भी पब्लिशिंग हाउस से उसे कोई जवाब नहीं आया था। दूसरा हफ्ता भी निकल गया पर अब तक कोई जवाब नहीं आया। ऐसे ही पूरा 1 महीना बीत गया पर किसी भी पब्लिशिंग हाउस की तरफ से उसे कोई जवाब नहीं आया। उसे तो ये तक पता नहीं चल पा रहा था कि पब्लिशिंग हाउस वाले उसकी लिखी नॉवेल का ड्राफ्ट पढ़ भी रहे थे या नहीं, और यदि पढ़ रहे थे तो फिर कोई जवाब क्यों नहीं भेज रहे थे। वो हर दिन अपना लेटर बॉक्स चेक करता था जो हमेशा खाली रहता था। कभी लेटर बॉक्स में 1-2 लेटर आ भी जाते थे तो वो चित्रा के होते थे, जिसमें उसे पेंटिंग एग्जीबिशन से इनविटेशन आया करता था। अनुराग निराश होने लग गया। उसका निराश होना जायज था। उसकी समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा था, क्यों किसी भी पब्लिशिंग हाउस की तरफ से उसे कोई जवाब नहीं आ रहा था। इस 1 महीने में वो इतना तो समझ गया था कि यूं ही घर पर लेटर का इंतजार करते करते उसकी जिंदगी बीत जाएगी, पर उसकी किताब पब्लिश नहीं हो पाएगी। इसलिए अपनी किताब को पब्लिश कराने के लिए उसे खुद बाहर निकलना पड़ेगा। पब्लिशिंग हाउस के चक्कर लगाने पड़ेंगे और अगले ही दिन से उसने पब्लिशिंग हाउस के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। अनुराग अपने साथ हमेशा एक साइड बैग रखता था। उसमें अपनी नॉवेल का ड्राफ्ट रखता था और एक छोटी सी पानी की बोतल। उस बैग को लेकर अनुराग सुबह से पब्लिशिंग हाउस जाने के लिए निकल जाता। पब्लिशिंग हाउस में ही घंटों बैठे बैठे बिता दिया करता था, पर कोई भी पब्लिशर उससे मिलता ही नहीं था। एक मीटिंग तक वो किसी पब्लिशर के साथ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि सारे पब्लिशर पहले से बिजी थे अपने पुराने लेखकों के साथ, जिनकी किताबें पहले से बाजार में अच्छा नाम कमा चुकी थी। नए लेखकों के लिए कहाँ कोई पब्लिशर वक्त निकाल पाता था। उनके लिए तो उनके पुराने लेखक ही सब कुछ होते हैं। उनके लिए नए लेखकों से मिलना मतलब अपना वक्त और पैसा दोनों बर्बाद करना होता था। पर अनुराग फिर भी लगा हुआ था। उसे उम्मीद थी कि एक न एक दिन कोई पब्लिशर तो उसकी नॉवेल का ड्राफ्ट जरूर पढ़ेगा और उसे पब्लिश करेगा। इसी उम्मीद के साथ अनुराग रोज अपने घर से निकल जाया करता था और अलग अलग पब्लिशिंग हाउस के चक्कर लगाता, पर हमेशा घर पर खाली हाथ ही वापस आया करता था। ऐसे दिन गुजरते जा रहे थे और एक एक करके अनुराग ने दिल्ली के सारे पब्लिशिंग हाउस के चक्कर लगा लिए थे, पर किसी भी पब्लिशर से वो मिल तक नहीं पाया था। पर उसने तब भी हार नहीं मानी। जब दिल्ली में बात नहीं बनी तो अनुराग दूसरे शहरों में जाने लग गया, वहाँ के पब्लिशिंग हाउस में उनके पब्लिशर से मिलने के लिए। अनुराग ने अलग अलग शहरों के सारे पब्लिशिंग हाउस की लिस्ट निकाल ली थी। जब भी अनुराग दूसरे शहर में जाता था तो वहाँ जाने आने, रुकने, रहने, खाने पीने सबका खर्चा उसे चित्रा ही दिया करती थी, क्योंकि वो अपने पति को कामयाब होते हुए देखना चाहती थी। अनुराग के सपनों को सच साबित होते हुए देखना चाहती थी। अनुराग दूसरे शहर तो गया था, पर वहाँ पर भी उसकी बात नहीं बनी। जो हाल दिल्ली के पब्लिशिंग हाउस का था, वही हाल बाकी के शहरों का भी था। बिना अपॉइंटमेंट के, जान पहचान के वो किसी भी पब्लिशर से नहीं मिल पाया। अपनी किताब के बारे में बताना तो छोड़ो, वो किसी को उस किताब का नाम तक नहीं बता पाया। अलग अलग शहरों में धक्के खाने के बाद भी अनुराग को खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ा। पहली नॉवेल पब्लिश कराने के जद्दोजहद में 2 महीने बीत गए थे, पर उसकी एक भी पब्लिशर से मुलाकात तक नहीं हुई थी। उसकी समझ नहीं आ रहा था कि ऊपर वाला उसकी इतनी परीक्षा क्यों ले रहा था। इन सब से अनुराग बहुत परेशान हो गया था और दिन ब दिन टूटने लग गया था। पर चित्रा उसे टूटते हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए वो हमेशा अनुराग को हिम्मत देती थी। कहती कि अनुराग जी कोशिश करते रहना, देखना जल्द ही किसी न किसी पब्लिशिंग हाउस से जवाब जरूर आएगा। चित्रा की बातों पर अनुराग बस हाँ में अपना सिर हिला देता था। कहता कुछ नहीं था, क्योंकि उसे हर तरफ अंधेरा नजर आ रहा था। उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था।
पर कहते हैं ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। और वो अंधेरा अनुराग की जिंदगी में से भी हटा। चित्रा अनुराग की सिर्फ पत्नी ही नहीं थी, बल्कि उसका सब कुछ थी। और वही चित्रा अनुराग की जिंदगी में एक और उम्मीद की किरण लेकर आई। चित्रा की एक पेंटिंग एग्जीबिशन लगी थी। वहीं पर उसकी मुलाकात दिल्ली के ही एक जाने माने पब्लिशिंग हाउस के पब्लिशर राजनाथ से हुई थी। राजनाथ को चित्रा की बनाई पेंटिंग बहुत पसंद आई थी, और जब चित्रा ने उसे अनुराग के बारे में बताया कि उसका पति भी लिखता है और वो अपनी नॉवेल पब्लिश कराना चाहता है, तो राजनाथ ने अनुराग को मिलने के लिए बुलाया था। और आज अनुराग अपनी किताब का ड्राफ्ट लेकर राजनाथ से मिलने उसके ऑफिस आया था। वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि उसे एक बड़े पब्लिशिंग हाउस में अपनी नॉवेल पब्लिश कराने का मौका मिल सकता था। अनुराग बहुत खुशी के साथ उसके ऑफिस में एंटर हुआ था, पर उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। अपॉइंटमेंट होने के बावजूद उसे राजनाथ से मिलने के लिए 3 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। 3 घंटे बाद अनुराग का नंबर आया। अनुराग ने अपने बैग से अपनी किताब का ड्राफ्ट निकाल लिया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि अंदर उसे और देर हो। उसे राजनाथ के साथ मीटिंग करने के लिए सिर्फ 15 मिनट ही मिले थे। उन्हीं 15 मिनट में अनुराग को सब कुछ करना था, अपनी कहानी के बारे में भी बताना था, साथ में राजनाथ को उसकी किताब पब्लिश करने के लिए मनाना भी था। जब अनुराग राजनाथ के केबिन के अंदर घुसा तो उसने देखा कि राजनाथ एक बड़ी कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ था, और उसके पीछे की दीवार पर कई सारी जानी मानी किताबों के पोस्टर लगे हुए थे, जो उसी के पब्लिशिंग हाउस ने पब्लिश की थी। अनुराग कमरे के अंदर घुसते ही पहले राजनाथ से हाय हेलो करता है और जाकर उसकी टेबल के सामने रखी कुर्सी पर बैठ जाता है। राजनाथ अपना चश्मा ठीक कर अनुराग के बारे में याद करते हुए उससे कहता है, तो आप हैं मिस्टर अनुराग, चित्रा जी के पति? अनुराग हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, जी हाँ, मैं ही अनुराग हूँ, चित्रा का पति। राजनाथ कहता है, काफी अच्छी पेंटिंग बनाती है आपकी पत्नी। उनका कोई जवाब नहीं है, वो लाजवाब है, वो भी और उनकी पेंटिंग भी। अनुराग मुस्कुरा देता है, पर पलटकर कुछ नहीं कहता है। राजनाथ सीधे मुद्दे की बात पर आते हुए कहता है, तो बताइए क्या लिखते हैं आप? अनुराग जवाब में कहता है, जी मैं नॉवेल लिखता हूँ, और अभी भी मैंने नॉवेल लिखकर कंप्लीट की है। ये मेरी पहली नॉवेल है। राजनाथ अपनी सफेद दाढ़ी खुजाते हुए कहता है, अच्छा तो आप नॉवेल लिखते हैं? कौन सी जोनर की नॉवेल लिखी है आपने? अनुराग झट से जवाब देता है, जी हॉरर जोनर की। जैसे अनुराग ये बात बोलता है, राजनाथ जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। उसकी हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अनुराग को तो यही समझ नहीं आ रहा था कि उसके हॉरर जोनर कहते ही राजनाथ ने इतना हंसना क्यों शुरू कर दिया था। राजनाथ हंसते हुए कहता है, क्या कहा? हॉरर जोनर मतलब वही भूत प्रेत डायन चुड़ैल पिशाच? अनुराग धीरे से हाँ में अपना सिर हिला देता है। राजनाथ हंसते हुए ही कहता है, ये बकवास किताबें कौन पढ़ता है आजकल? राजनाथ कुछ सीरियस होते हुए कहता है, आजकल लव स्टोरीज चलती हैं, सेल्फ मोटिवेशनल किताबें चला करती हैं, वो कहानियां चलती हैं जो रियलिटी पर बेस्ड होती हैं। पाठक वही पढ़ना पसंद करते हैं, ऐसी मनगढ़ंत कहानियां नहीं चला करती हैं। अनुराग तुरंत राजनाथ को टोकते हुए कहता है, राजनाथ जी ये कहानियां मनगढ़ंत नहीं है, भूत प्रेत डायने पिशाच ये सब होते हैं। जब अनुराग राजनाथ को पलटकर जवाब देता है तो राजनाथ को अनुराग की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती, और वो चिढ़ते हुए अनुराग से कहता है, तुम कहीं गांजा वांजा तो फूक कर तो नहीं आए हो ना? ये कैसी बातें कर रहे हो? ये भूत प्रेत डायने पिशाच सब कुछ अंधविश्वास है, ऐसा कुछ नहीं होता है, सब मनगढ़ंत है। राजनाथ के केबिन में ही एक गणेश जी का छोटा सा मंदिर था, जिसमें अगरबत्ती जल रही थी। अनुराग गणेश जी की मूर्ति को देखते हुए राजनाथ से कहता है, राजनाथ जी आप भगवान को मानते हैं ना? राजनाथ हंसते हुए जवाब देता है, उन्हें कौन नहीं मानता है? अनुराग जो भगवान को नहीं मानते हैं, भगवान उनकी कभी नहीं सुनता है और उन्हें कुछ नहीं देता है। अनुराग बड़े प्यार से कहता है, मतलब आप भगवान को मानते हैं, उन पर यकीन करते हैं कि इस दुनिया में उनका अस्तित्व है? राजनाथ तुरंत हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ करता हूँ। अनुराग आगे कहता है, अगर आप भगवान पर यकीन करते हैं तो भूत प्रेतों पर क्यों नहीं कर सकते? अगर दुनिया में अच्छाई है तो बुराई भी तो है ना? आप ये बात कैसे भूल सकते हैं कि भगवानों के काल में भी राक्षस असुर हुआ करते थे, जो भूत प्रेतों की श्रेणी में ही आते हैं, और अब तो इंसानों का काल चल रहा है, तो भूत प्रेत क्यों नहीं हो सकते? अब तो न जाने कैसी कैसी शैतानी शक्तियां आ गई होंगी। अगर आप लोग दैवीय शक्ति पर यकीन करते हैं तो फिर दैत्य शक्ति पर यकीन क्यों नहीं करते हैं? अगर भगवान होते हैं तो फिर भूत भी हो सकते हैं। जब अनुराग ये बात बोलता है तो एक पल के लिए तो राजनाथ को भी भूत प्रेत डायनों पर यकीन होने लग गया था, पर अगले ही पल वो अनुराग की सारी बातें खारिज करते हुए कहता है, मुझे ना तुम्हारी ये बकवास बातें नहीं सुननी है, और ना ही तुम्हारी ये बकवास किताब को पब्लिश करना है, समझे तुम? जैसे ही राजनाथ ये बात बोलता है, अनुराग को अगले पल एहसास होता है कि वो इस तरीके से राजनाथ से बातें नहीं कर सकता।
वो उसके पास एक उम्मीद लेकर आया था और वही उसकी किताब पब्लिश करने की आखिरी उम्मीद बची थी। वो उस उम्मीद को इस तरह नहीं तोड़ सकता था। इसलिए अनुराग ना चाहते हुए भी राजनाथ के साथ नर्म लहजे में कहता है, राजनाथ जी, आप मेरी एक बार बात तो सुनिए। मेरी किताब बहुत अच्छी है, ये बाकी की नॉवेल की तरह नहीं है। राजनाथ हंसते हुए कहता है, हर लेखक को ना उसकी किताब अच्छी और नई ही लगती है, पर उन किताबों में होता कुछ नहीं है। और तुम्हारी तो ये हॉरर किताब है ना, क्या होगा? इसमें कुछ नहीं होगा। किसी के अंदर भूत घुसेगा, फिर उसके अंदर से भूत को निकाला जाएगा। पूरी किताब में यही चलता रहेगा। या फिर कोई नया घर खरीदेगा और उस घर के अंदर आत्मा होगी, या कुछ दोस्त एक ट्रिप पर जाएंगे, वो भी हॉन्टेड जगह, और एक एक करके मरना शुरू हो जाएंगे। यही सब तो होता है हॉरर कहानियों में, और कुछ नया होता ही क्या है। वही कहानियां चलती आ रही हैं जो बरसों से चलती आ रही हैं। इसलिए पाठकों ने इन्हें पढ़ना बंद कर दिया है और हमने छापना। अनुराग तुरंत नाम में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं राजनाथ जी, ऐसा कुछ नहीं होगा मेरी कहानी में। मैंने कहा ना आपसे, मेरी कहानी अलग है, बाकी के सब लेखकों से अलग। मेरी कहानी में एक नई चीज है, और जानते हैं वो क्या है? राजनाथ अनुराग को एकटक नजर से देखते हुए पूछता है, क्या नई चीज है तुम्हारी कहानी में? अनुराग अपने हाथ में पकड़ा नॉवेल का ड्राफ्ट दिखाते हुए राजनाथ से कहता है, काला साया, और यही मेरी किताब का नाम भी है। राजनाथ हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा? काला साया? ये क्या है? सदियों से है पुरानी, ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। हाय गाइज, मेरा नाम है पवन और आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। तो गाइज, आई होप सभी बढ़िया होंगे। तो मैं आज बात करूंगा कि हम स्टाइलिश फॉन्ट को कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो भी बिना किसी ऐप को डाउनलोड किए हुए। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो गाइज, जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि स्टाइलिश फॉन्ट को यूज़ करने के लिए हमें क्रोम पे आना है। क्रोम को ऊपर कर लेना है इसी तरह से, और फिर उसके सर्च बार में टाइप करना है स्टाइलिश फॉन्ट, और फिर स्टाइलिश फॉन्ट को सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद आपको ये बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, बहुत सारी साइट आ जाएंगी इसके लिए देखेगी। लेकिन आपको फॉन्ट जनरेटर, तो उस पर आपको सीधे सिंपल टैप कर देना है, और टैप करने के बाद साइट ओपन हो जाएगी और आपको उसमें ऊपर ही सर्च बार दिख जाएगा। उसका भी आपको जो भी फॉन्ट चाहिए आप वहाँ पर टाइप करके किसी भी टाइप का फॉन्ट को यूज़ कर सकते हो, वो विदाउट एनी कॉस्ट। तो गाइस, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल सेलेक्ट कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग इन दिस वीडियो। बाय गाइस।